जो हिंदू आस्था में लगने वाले पैसे को कब्रिस्तान की दीवारों पर खर्च करते थे, आज उनकी पीड़ा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की नहीं है। आखिर राम भक्तों ने अपनी श्रद्धा और आस्था से भव्य राम मंदिर कैसे बनवा दिया, ये उनकी असली पीड़ा है। इनकी पीड़ा तो इस बात को लेकर के है, राम भक्तों ने अपने प्रभु को श्रद्धा और सम्मान देने के लिए प्रभु का इतना भव्य मंदिर का निर्माण सहयोग से कैसे कर बना दिया है, ये इनकी पीड़ा है। आज देश और प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है, अयोध्या धाम को बदनाम किया जा रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट पर समय रहते लुटेरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दर्शकों, लेकिन सीएम योगी बहुत गुस्से में हैं। जो लोग हिंदू आस्था और मंदिरों को बदनाम करने का लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, अब तय है कि देश में ऐसे नकारात्मक माहौल बनाने वाले भी नहीं बचेंगे। पिछले 1 महीने से हम सबके पावन धाम अयोध्या को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कैसे मुहिम चला रखी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष को इस समय यह लग रहा है कि हमारे हाथ एक ऐसा मुद्दा लग गया है कि हम उसका इस्तेमाल करके लोगों को मूर्ख बना के भारतीय जनता पार्टी को, खासकर बाबा को हरा देंगे। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की जब बात होगी तो बाबा की बात होगी। आप याद रखिएगा, बीजेपी अब वो 2017 वाली बीजेपी नहीं है, उत्तर प्रदेश की बीजेपी ये 2026 वाली बीजेपी है, जो योगी की बीजेपी है। मैं यूपी की बात कर रहा हूं। आप समझिए ऐसा क्या हो गया कि पूरा का पूरा विपक्ष इस समय उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर के देखिए, मीडिया को वो जो बयान दे रहे हैं उनको देखिए, केवल और केवल राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बात कर रहे हैं। उधर दरगाह में, वहां बहराइच में, सालार मसूद की दरगाह में वहां भी चोरी हो गई, लेकिन उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। अजमेर में दरगाह में वहां चोरी हुई, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। वक्फ के नाम पर कितने सालों से लुटेरे गरीबों के हकों को लूट रहे हैं, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। अगर सरकार कोई संशोधन करती है, वक्फ का कानून उसमें बदलाव करती है, उनके अधिकारों को सीमित करती है, ये लोग सड़कों पर उतर करके विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके वोट बैंक का सवाल है। लेकिन अभी तक तो जनता को मूर्ख बना रहे थे। एक मुस्लिम वोट बैंक की वीटो पावर इनके पास में थी, आज वो सिमटती जा रही है, वो सिकुड़ती जा रही है, क्योंकि सामने वहां सनातन का जागरण हो रहा है, हिंदू आस्था के साथ में लोग जुड़ रहे हैं। महाकुंभ होता है, 66 करोड़ श्रद्धालु पहुंच जाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। जहां साधु संत डुबकी लगा रहे हैं, वहीं सफाई कर्मचारी वो डुबकी लगा रहे हैं। कोई किसी से नहीं पूछ रहा कौन अगड़ा कौन पिछड़ा। माघ मेले को कोई जानता नहीं था, 22 करोड़ श्रद्धालु माघ मेले में जाकर के आस्था की डुबकी लगा लेते हैं, तो वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। आज अयोध्या त्रेता युग के दर्शन करवा रही है, वहां जाकर के लोग प्रफुल्लित होते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। उनको क्यों अच्छा लगेगा? वो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं। दर्शकों, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, जो ट्रस्ट का निर्माण हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने उसको बनाया, लेकिन कटघरे में खड़ा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है, जो आज भी इसी बात को कहते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, लेकिन हमारी हिंदू आस्था के साथ में अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब यह मामला संज्ञान में आया
सबसे पहले विरोधी बोले कि देखिए सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी, लिपापोती कर देगी और यह मामला यहीं दबा दिया जाएगा। फिर ट्रस्ट ने जब अनुरोध किया, बाबा ने एसआईटी बिठाई, एसआईटी ने जांच करी। शुरुआती जांच रिपोर्ट वो इस समय योगी सरकार के पास में है, उसके अनुसार काम हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। पहला आरोपी, दूसरा आरोपी, तीसरा आरोपी, ये जो कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। अब जो बड़े बड़े नामों पर खुलासा हो रहा है, जिसको गुनहगार बताया जा रहा है, सबसे ज्यादा चर्चा इस समय अनिल मिश्रा की है। चंपत राय पर आज भी लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो आरोप सिद्ध नहीं कर पाए हैं। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया, उनसे पूछताछ की जा रही है, गोपाल राव को हटा दिया गया। उस एसआईटी की रिपोर्ट के बिहाफ पर सब कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये लोग ये केवल भ्रम फैलाएंगे। ये लोग केवल सरकार को, योगी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। ये आज इनको सनातन की याद आ रही है। आप समझिए ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया, इनको क्यों ऐसा लगता है कि अगर आप सनातन की बात नहीं करोगे तो फिर आप चुनाव नहीं जीत पाओगे। क्योंकि बंगाल में अभी चुनाव के नतीजे जो आए, उसके बाद में जो योगी की टीम की तैयारी उत्तर प्रदेश में है, उसको देख करके लोग परेशान हैं, हैरान हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा वो क्या करें क्या ना करें। अभी तक एक प्रोपेगेंडा चला रहे थे, कह रहे थे कि देखिए ये लखनऊ और दिल्ली इनमें आपस में ठनी हुई है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ आते हैं, लखनऊ आकर के कहते हैं ये दौर, ये समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। इनके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पर वो समय बदल गया। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है। मुझे मित्रों, मतलब अभी तक डबल इंजन को आपस में लड़वा रहे थे। अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि बीजेपी को अपने 3 मुख्यमंत्रियों को हटाना है। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनको इसलिए हटाना पड़ रहा है क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को हटाना है। इसलिए मोहन यादव को बदनाम करने की साजिश बीजेपी रच रही है। यह अखिलेश यादव का कहना था, सुनिए। और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है, और इन 2 को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। मनगढ़ंत कहानियां, लोगों को गुमराह करना, भ्रमित करना, यही आज तक करते आए हैं। जब सत्ता में थे तब भी करते थे, आज सत्ता में नहीं है तब भी कर रहे हैं सत्ता में आने के लिए। लेकिन क्या सत्ता में आ पाएंगे? दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन जो कहा है, हालांकि देखिए इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ नहीं बोले हैं, बीजेपी के बड़े नेता कुछ नहीं बोले हैं। अगर कोई बोल रहा है, योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। योगी ने पहले दिन ही कहा था एसआईटी की जांच बिठाई है, दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे। हमने 500 सालों तक इंतजार किया है, क्या हम 15 दिन इंतजार नहीं कर सकते? श्री राम ने हमें मर्यादा में रहना सिखाया है, हम मर्यादित लोग हैं, हम इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद में एसआईटी ने जब अपना वक्त मांगा कि भैया ये वक्त बढ़ा दिया जाए जांच का, और समय दे दिया गया। अब 15 तारीख को एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा करेगी। उसके बाद में 22 तारीख को ट्रस्ट की दूसरी बैठक होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा अब किस किस को कौन कौन सी जिम्मेदारी मिलने वाली है। सब कुछ निर्भर करता है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट में क्या बताएगी, क्या करेगी। लेकिन दर्शकों, बीते दिन जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये लोग वक्फ के नाम पर शांत हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। इनको आज चढ़ावा चोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है,
ये केवल और केवल वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो फिर ये जो डकैती होती है उस पर बोल करके दिखाएं। अगर इनमें हिम्मत है तो फिर बोलें। सुनिए क्या कहा था योगी। इनकी पीड़ा मंदिर के जो चढ़ावे के चोरी से संबंधित नहीं है। इनकी पीड़ा तो इस बात को लेकर के है, राम भक्तों ने अपने प्रभु को श्रद्धा और सम्मान देने के लिए प्रभु का इतना भव्य मंदिर का निर्माण सहयोग से कैसे कर बना दिया है, यह इनकी पीड़ा है। ये लोग कितनी एक्सरसाइज कर लिए हैं। पिछले 6 वर्ष में बाबरी ढांचा का नामो निशान नहीं, बना भी नहीं पा रहे हैं, कहीं नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन राम भक्त बना रहे हैं तो राम भक्तों पर प्रहार करना, उनकी आस्था को किसी न किसी प्रकार से आहत करना, और लगातार एक मुहिम चला रखी है इन्होंने। देश को बदनाम किया जा रहा है, प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है, अयोध्या धाम को बदनाम किया जा रहा है। इनसे पूछना चाहिए, एसआईटी की रिपोर्ट पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, एक चोरी थी, समय रहते सब पर कार्रवाई हुई है और हो रही है, लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? कभी नहीं उठाए वक्त के नाम पर। दर्शकों, अगर योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया है कि हम दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे, तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें यह पढ़ना चाहिए कि मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छपा है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है, किस किस को आरोपी बनाया जाएगा, जो बड़े मगरमच्छ हैं वो कैसे बचेंगे, उनके आका कितने भी मजबूत क्यों ना हो वो बच नहीं पाएंगे, ये पहले ही कह चुके हैं योगी। देखिए क्या बताया जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का नंबर 1 आरोपी कौन, रिमांड पर 3 आरोपी, 40 घंटे होगी पूछताछ। ये सब कैसे हो रहा है? वो लोग जो कह रहे हैं कि अरे कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, ये क्यों कार्रवाई हो रही है? बताया जा रहा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। पिछले बयानों से कुछ अहम सुराग मिलने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। एसआईटी ने अविनाश शुक्ला को चोरी के रैकेट का मुख्य आरोपी माना है। 23 जून को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में एसआईटी ने अविनाश शुक्ला को पहला आरोपी बताया और इस बड़ी साजिश की मुख्य कड़ी बताया। एसआईटी के अनुसार अविनाश के जरिए भक्तों के चढ़ावे का गबन किया गया था। जांच टीम ने कहा कि अविनाश से जुड़े सबूतों की कड़ी वजह से ही वे 5 अन्य आरोपियों की पहचान कर पाए, मंदिर के दान गिनती सिस्टम के अंदर ऑपरेशन का पूरा घटनाक्रम समझ पाए। अविनाश शुक्ला उन 6 लोगों में से पहला व्यक्ति है जिसकी शुरुआती तौर पर संलिप्तता सीसीटीवी फुटेज, रिकवरी रिकॉर्ड, बैंक खाते की जांच, गवाहों के बयान से साबित हुई है। एसआईटी के अनुसार बाकी आरोपियों के खिलाफ मामला तब तैयार किया गया जब टीम ने उनसे जुड़े सबूतों की जांच की, जिससे वे जांच का मुख्य केंद्र बन गए। दर्शकों, एसआईटी को दिया चंपत राय ने अपना बयान, अनिल मिश्रा और बैंक पर उठाए सवाल। एक चिट्ठी दी गई है एसआईटी को चंपत राय के द्वारा, जिसमें अनिल मिश्रा को कहा गया है कि वो गड़बड़ी कर रहे थे। बताया जा रहा है करीब 2 घंटे चली बंद कमरे में बैठक किसकी, गोविंद देवगिरी चंपत राय से मुलाकात उन्होंने की है। करीब 2 घंटे बंद कमरे में बैठक हुई। चंपत राय के पास चोरी को लेकर कई अहम सबूत मिले हैं। चंपत राय के पास सबूत हैं। दर्शकों, जब यह खबर सामने आई थी उससे पहले यह भी चल रहा था कि चंपत राय पुलिस स्टेशन में वहां एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गए थे। मतलब जब यह खुलासा अखिलेश यादव ने किया उससे पहले ही चंपत राय वो गए थे अयोध्या पुलिस के पास में। लेकिन अनिल मिश्रा का फोन आता है और किसी और व्यक्ति से बात कराई जाती है।
उसके बाद में यह कहा गया कि यह मामला अगर संज्ञान में आ गया तो फिर यह किरकिरी हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, इसलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते हैं। लेकिन जो होना था वो तो हुआ। एक सवाल अखिलेश यादव, टिन्नू यादव को लेकर भी है। अभी भी सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें चल रही हैं कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव वो फोन पर बात करते थे। बताया जा रहा है कि करीब 980 बार फोन पर बात की है अखिलेश यादव टिन्नू यादव ने, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। क्या एसआईटी की जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आएगा? यह भी बड़ा सवाल है। दर्शकों देखिए, एसआईटी को जो चिट्ठी लिखी गई है चंपत राय के द्वारा, अब मीडिया रिपोर्ट्स में यही छप रहा है कि उन्होंने कहा है कि ये जो अनिल मिश्रा और बैंक के जो कर्मी हैं उनकी मिली भगत है। बताया जा रहा है चंपत राय ने पहली बार 2 पत्रों के जरिए अपनी स्थिति साफ करने की कोशिश की। राम भक्तों के नाम लिखा उनका पहला पत्र उनके ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर डाला गया, जबकि एसआईटी को लिखा गया उनका दूसरा पत्र मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पत्र में लिखा है कि गणना संबंधी लिखित दस्तावेज में मेरे हस्ताक्षर नहीं है। 2020 से जितने भी अनुबंध हुए सब पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि मैं बाहर था तो इंतजार क्यों नहीं किया गया। दर्शकों, एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया है कि जो रसीद देते थे कि भाई किसका कितना चंदा आया है, वो भी फर्जी छपवाई हुई थी। मतलब फ्रॉड गर्दी इस कदर हुई है, जो सोच भी नहीं सकता था वो इन लोगों ने किया है। और किसी को यह लगता हो कि वो बच जाएंगे, आप देखिए ना, ये भाई राम के दरबार में आप ये सब कुछ कर रहे हो और आपको लगता है कि आप बच जाओगे। प्रभु श्री राम का जिसने विरोध किया उसका क्या हुआ इस देश में, उनकी हालत क्या है, कोई उनसे जाकर के ये पूछे तो सही। दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है अनिल मिश्रा के खिलाफ मिले हैं पुलिस को कई सबूत। अब बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच का दायरा बढ़ते हुए एसआईआर, जो दर्शकों एसआईटी की जो रिपोर्ट है, अब अनिल मिश्रा को उसमें आरोपी बनाने की तैयारी की जा रही है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा रही है। ट्रस्ट की बैठक के बाद सामने आए नए खुलासों के अनुसार जांच एजेंसियों को अनिल मिश्रा के खिलाफ कई पुख्ता साक्ष्य मिले हैं, जिनकी अभी पुष्टि की जा रही है। जांच टीम का मानना है कि वित्तीय मामलों, नकदी संकलन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद जानकारी होने पर भी उन्होंने चोरी रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए। बताया जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद जवाब देंगे चंपत राय। इस पूरे वित्तीय विवाद गंभीर आरोपों पर चंपत राय ने पहली बार अपना लिखित बयान जारी किया। कहा कि वर्तमान में उन्होंने इस संवेदनशील मामले पर पूरी तरह मौन धारण किया हुआ है और एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद वो सभी आरोपों का क्रमवार जवाब देंगे। हालांकि मामले में अब तक किसी भी जांच एजेंसी या पुलिस की तरफ से अनिल मिश्रा को आधिकारिक तौर पर आरोपी बनाए जाने को लेकर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि बैंक के तय नियमों में ट्रस्ट के प्रतिनिधि अनिल मिश्रा ही थे, जिन्होंने गणना कर्मियों की ड्रेस, बायोमेट्रिक सत्यापन, तलाशी जैसे कई बड़े सुरक्षा नियमों को कमजोर कर दिया था। इसी ढील के कारण परिसर में चोरी की आशंका बढ़ी। इसके अलावा पुलिस जांच में कई बैंक कर्मियों की कथित मिलीभगत के भी सबूत मिले हैं, जिसके चलते 3 से 4 बैंक अधिकारियों को कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। दर्शकों, 40 घंटे की रिमांड मंजूर हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी अनुकल्प लवकुश करुणेश को जेल में लेने पहुंच गई है पुलिस। मतलब उनको रिमांड पर लिया गया है। बताया जा रहा है पुलिस की टीम बुधवार सुबह 7:30 बजे फैजाबाद जेल पहुंची। तीनों आरोपियों को पुलिस लाइन लेकर गई। एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार तीनों आरोपी सीसीटीवी फुटेज में नोटों को जेब में रखते हुए नजर आए थे और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी चंपत राय से मिलने पहुंचे। चंपत राय राम मंदिर के निकट रामकोट स्थित तीर्थ क्षेत्रपुरम में एकांतवास कर रहे हैं। मंगलवार को जो उन्होंने चिट्ठी जारी की थी, उसके बाद में ये मुलाकात हुई है। आरोपियों को पकड़ा जा रहा है और बड़ी जानकारी जो एसआईटी ने दी है वो
जो ट्रस्ट के बड़े आयोजन राम मंदिर परिसर में जो किए गए थे, उनकी भी खर्च की जांच शुरू कर दी गई है। जो कल तक खबरों में चल रहा था, अब यह बताया जा रहा है एसआईटी 22 जनवरी 2024 के प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 25 नवंबर 2025 के ध्वजारोहण के बिल वाउचर खंगाल रही है। रिकॉर्ड के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा पर 113 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें 8000 मेहमान आए थे। ध्वजारोहण पर 10.12 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब उनकी भी जांच हो रही है, उनकी पड़ताल की जा रही है, उनके बिल को लिया गया है यह पता लगाने के लिए क्या गड़बड़ी अगर वहां पर भी हुई है तो फिर वहां भी नहीं छोड़ा जाएगा। दर्शकों, जो लोग कह रहे हैं कि अरे देखिए राम भक्तों की आस्था के साथ में खिलवाड़, देखिए खिलवाड़ तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। वो जो कह रहे हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन कह कौन रहा है, उनका इतिहास क्या है, लोग इस बारे में बात करते हैं। उनसे यही पूछते हैं कि भैया इतना उपदेश जो आप दे रहे हो, इतना ज्ञान जो बांट रहे हो, अरे अपने कारनामों पर भी तो बात कीजिए। जिनको लग रहा है हमें चुनावी फायदा होगा, बीजेपी को वोट करने वाले वो समाजवादी पार्टी को वोट करने लगेंगे, कांग्रेस पार्टी को वोट करने लगेंगे, वो मुगालते में हैं। अनुपम खेर अयोध्या पहुंचे हैं। अनुपम खेर कह रहे हैं चोरी होने पर चोर को कोसते हैं, अपने घर को नहीं। अनुपम खेर कह रहे हैं। बताया जा रहा है दर्शकों, अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे एक्टर अनुपम खेर। चढ़ावा चोरी को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा इससे लोगों की आस्था कम नहीं होगी। जो लोग जिन्होंने पाप किया उनको पापों की सजा मिलेगी। जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उनके भी कर्म उनके सामने आएंगे, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं उनके पास में कोई मुद्दा बचा नहीं है। पीडीए की बात करते हैं, पिछले 1 महीने में कितनी बार पीडीए उनके मुंह से निकला है और कितनी बार ये चढ़ावा चोरी उनके मुंह से निकली है, उनके शब्दों से निकली है। जो वो लिख रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारत देश देख रहा है, प्रदेश उत्तर प्रदेश में सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, सब कुछ लूट लिया, सोना लूट लिया, चांदी लूट ली, कुछ भी नहीं छोड़ा है। एक और दर्शकों एक रिपोर्ट आई है, बताया जा रहा है इसमें कि अभी तक राम मंदिर ट्रस्ट का जो हिसाब सामने आया है उसमें कितना किलो सोना, कितनी चांदी है, जो चढ़ावा दिया गया, वो सब कुछ वहां पर मौजूद है। लोगों ने दिखाया है, मीडिया वालों को बुला करके, देखिए जो आरोप लगाए जा रहे थे वो सब कुछ दिखाया है, यहां पर रखा हुआ है। देखिए वही मीडिया रिपोर्ट में छपा हुआ है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2026 तक का पूरा हिसाब सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को 3264 करोड़ रुपए मिले हैं, जिनमें 582 करोड़ रुपए नकद चढ़ावा था। ट्रस्ट के रिकॉर्ड में 32.259 किलोग्राम सोना और जो चांदी वहां पर है दर्शकों वो भी बताई जा रही है 1518.925 किलोग्राम चांदी। मंदिर निर्माण पर 2370 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि ट्रस्ट के पास 1876 करोड़ रुपए की निधि अभी मौजूद है। यह रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच ट्रस्ट ने विभिन्न स्थानों पर 2.57 एकड़ भूमि खरीदी या उसके लिए समझौते किए। इस पर कुल 20.16 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है यह पूरा वित्तीय विवरण 31 मार्च 2026 तक की स्थिति पर आधारित है, जिसमें ट्रस्ट की आय, व्यय, नकद चढ़ावा, निर्माण खर्च, भूमि खरीद, दान में मिली बहुमूल्य धातुओं का रिकॉर्ड शामिल है। बाबा ने जो कहा था दूध का दूध, पानी का पानी, आप देखिए भाई, हम पहले दिन से कह रहे हैं जिसने गलत किया है वो भुगतेगा, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ और कौन लोग हैं जो मुद्दा इसको बना रहे हैं, यह जानना बड़ी बात है। दर्शकों, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे लुटेरों पर कार्रवाई और तेज होगी। ये जो आप देख रहे हैं अयोध्या में नेताओं के जाने की जो होड़ मची है, कोई चला गया, कोई जाना चाहता है, कोई अपना भविष्य का प्लान बता रहा है कि देखिए हम तब जाएंगे,
हम एक मंदिर बनवा रहे हैं, उसके बाद में रामलला बुलाएंगे तो फिर हम जाएंगे। मतलब जिनको न्योता दिया गया तब नहीं गए, अपने मन से जा सकते थे, लोग जा ही रहे हैं, आज भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन मुद्दा बना रहे हैं आस्था के साथ में खिलवाड़। जब योगी कहते हैं कि भैया अयोध्या को तो हमने चमका दिया, अयोध्या में आज आपको वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले ही हम कर चुके, आप जहां कर सकते हैं, मतलब आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप सत्ता में आएंगे ये संभावनाएं कम है, योगी ये कहते हैं। आप कम से कम जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके बारे में तो बात कर सकते हैं, उसी पर बात कर लीजिए, उसी का मुद्दा उठा दीजिए। भाई चुनाव है, चुनाव से पहले कह दीजिए हमारी सरकार बनेगी, हम ये प्रयास करेंगे, लोगों को लगेगा कि हाँ अखिलेश यादव कुछ करना चाहते हैं। भाई अयोध्या में जो पहले ही सब कुछ हो चुका, वहां आप क्या ही कर लेंगे, ये लोग पूछ रहे हैं। जो आस्था लोग बता रहे हैं कि आस्था, वही जिनकी आस्था है वही पूछ रहे हैं, उनको जवाब दे दीजिए। अभी तक करीब 10 दिन हो गए हैं योगी को ये बोले हुए, अखिलेश उस पर कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन अयोध्या पर बोल रहे हैं। क्यों? उनको लगता है हमें फायदा होगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।